हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज हम बात करने वाले हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की और आपके थर्ड टॉपिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं आपके किसी भी लेवल पे आप क्यों ना पढ़ रहे हो, यहां से आपके क्वेश्चंस आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने पीजीटी वाले बच्चों के लिए या नेट वाले बच्चों के लिए, तो यहां से तो हमेशा क्वेश्चन आया आपका। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। भाई जब बात आती है कॉन्सेप्ट्स की, तो भाई हमारे पास टोटल अकाउंटिंग में आपके 10 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। राइटिंग का इशू ना हो, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड है बेटा हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी है। फोर्थ हमारे पास मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ हमारे पास ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। सिक्स मेरे पास आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेवंथ आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एट्थ हमारे पास रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाइन्थ हमारे पास एक्रूअल कॉन्सेप्ट और 10th हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है। टोटल 10 कॉन्सेप्ट हैं, 10 के 10 समझने। ऐसा नहीं है कि भैया अगर एक या दो छोड़ दें तो हमारा काम चल जाएगा। आपको 10 के 10 समझने होंगे। और मैं तो इतना कहता हूं कि अगर मैं इन 10 कॉन्सेप्ट में से एक सिंगल कोई सा भी हटा दूं तो आपकी अकाउंटिंग हिल जाएगी। अकाउंटिंग आज के टाइम जितनी कन्वीनियंट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस की वजह से, क्योंकि हमने जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट हुई है वहां वहां हमने अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अजम्पशंस लिए। किस पर्पस के लिए? कि भाई जिससे मेरी अकाउंटिंग स्मूथ और कन्वीनियंट हो। सबसे पहले बात करते हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब बात आती है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो ओनर है और जो उसका बिजनेस है बोथ आर सेपरेट। अब यहां पे हमारे पास दो अप्रोच आती हैं। एक तो आती है हमारे पास अकाउंटिंग अप्रोच और एक आती है हमारे पास लीगल अप्रोच। और जब बात आती है हमारे पास बिजनेस की, भाई मैंने बोला बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट, तो अकाउंटिंग की टर्म में आप जो बिजनेस कैरी करते हो वो 3 फॉर्मेट में करते हो। और आपको जान के खुशी होगी कि आपने शायद ही सुना हो कि जब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस की सारी फॉर्म पे लीगली अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन ये आपका लीगली भी और अकाउंटिंग के पर्पस से सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही बिजनेस पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बिजनेस फॉर्म की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई हम जब बात करते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बिजनेस को डिवाइड करा सोल प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नेक्स्ट हमारे पास वर्जन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास बिजनेस की आपकी 3 फॉर्मेट आ गई, सोल प्रोपराइटरशिप, कंपनी और आपकी पार्टनरशिप। अब यहां बच्चों को ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो तीनों फॉर्मेट में ये कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा कि भैया बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट। कि भैया कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने बिजनेस को ओनर से इसलिए अलग किया कि ओनर की डेथ से भी बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े, बिजनेस हमारा कॉन्टिन्यूएशन में रहे। अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस के फॉर्मेट की, तो हमारे पास सोल प्रोपराइटरशिप एंड आपका पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए ही इस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करता है। लेकिन लीगली वे में ये दोनों अलग नहीं है। अगर मैं लीगलिटी की बात करूं तो लीगली सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप ये अप्लाई नहीं करती हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही हमारे पास ऐसा कंसेप्ट है जहां पे ये आपका अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लीगल वे में भी ये आपके दोनों पर्सन क्या है, अलग अलग है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं इस कॉन्सेप्ट की कितनी वेटेज है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद ही आज के टाइम पे जो आपको 100 200 300 साल पुरानी
कंपनियां नजर आती हैं वो शायद होती ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती। रीजन कि जैसे ही ओनर की डेथ होती ऑटोमेटिकली बिजनेस की भी डेथ हो जाती। तो याद करो जो भी हमारे पास कंपनी रनिंग में, फॉर एग्जांपल लेता हूं, शायद बच्चों ने आपने सुना भी होगा रिलायंस कंपनी का एग्जांपल। अब रिलायंस कंपनी स्टार्ट किसने की थी भाई? रिलायंस कंपनी स्टार्ट की थी धीरू भाई अंबानी जी ने। लेकिन क्या वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। लेकिन क्या रिलायंस कंपनी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। अब सुनो ध्यान से, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, भैया हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, इस कॉन्सेप्ट की देखो वेटेज सिर्फ इस कॉन्सेप्ट, इस अजम्पशन की वजह से कि भैया बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट, इस कॉन्सेप्ट की वजह से धीरू भाई अंबानी जी के जाने के बाद भी कंपनी एग्जिस्टेंस में है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओनर के मरने के बाद भी रनिंग कंडीशन में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि भैया हमने अकाउंटिंग करने के लिए, अपनी कन्वीनियंसी के लिए अकाउंटिंग में कुछ अजम्पशंस लिए हैं। तो उनमें से एक अजम्पशन ये भी है कि भैया हमने ओनर को बिजनेस से अलग कर दिया। किस पर्पस के लिए? कि भैया ओनर की डेथ से बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है यहाँ पे? दूसरी चीज, जब बात आती है लीगैलिटी की, अब मान लेते भाई मैंने क्या करा, मैंने रिलायंस कंपनी का एक फोन परचेज करा, अब उस फोन में होगी कुछ गड़बड़, तो यहां पे ध्यान देना, क्या आप जाके मुकेश अंबानी या फिर अनिल अंबानी का गला पकड़ लोगे कि भैया आपकी कंपनी का है और आपका फोन है तो भैया हम तो आपसे पैसे लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि भैया अगर फ्रॉड कंपनी ने करा है तो इसमें ओनर को नहीं हम टारगेट कर सकते हैं। कंपनी अपने बिहाफ पे खुद केस लड़ सकती है अपने इंडिविजुअल नेम से। ये होता है आपका लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की, तो भैया हमारे पास तीन फॉर्म है आपकी बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है, जबकि लीगली अप्लाई नहीं होता है। लेकिन कंपनी हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, मींस कंपनी हमारे पास बिजनेस की वो फॉर्म है जहां पे ये आपका अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अप्लाई होता है। क्लियर है यहाँ पे? फिर भी डाउट आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करता है। जब हमने क्या करा, जब हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्या करा, हमने बिजनेस मान लिया। अब आर्टिफिशियल पर्सन की तो डेथ ही नहीं होती, तो भैया हमने क्या सोचा, भैया हमारे बिजनेस की लाइफ ऐसी होनी चाहिए भैया जब तक खुद ना चाहे तब तक बंद ना करना पड़े, या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़े। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने अज्यूम किया हमारे बिजनेस की जो लाइफ होगी वो परपेचुअल होगी, वो इन्फिनाइट होगी, जब तक हम चाहेंगे हमारा बिजनेस रन करेगा। ये कहता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड आता भी हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब जब बात आती है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की, तो भाई सारे के सारे कॉन्सेप्ट ना आपके इंटरलिंक्ड हैं। यहां मैंने अलग कर दिया, यहां मैंने बिजनेस की लाइफ को इन्फिनाइट अज्यूम कर लिया। अब जब बिजनेस की लाइफ इन्फिनाइट हो गई, आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या पॉसिबल है कि मैं 100 साल बाद चेक करूं या 50 साल बाद चेक करूं, या मैं जब बिजनेस बंद करूं तब मैं चेक करूं भैया मेरे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है मेरे पास? नहीं। तो हमने क्या करा, हमने अज्यूम करा भाई हमारे बिजनेस की लाइफ है इन्फिनाइट, तो हम बिजनेस क्लोज करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, या हमारा मींस प्रॉफिट कब निकलेगा, कब लॉस निकलेगा, कब हमें एसेट्स लायबिलिटी का पता चलेगा। तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस की लाइफ को स्प्लिट अप कर दूं अपने अकाउंटिंग ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग ईयर्स मतलब मैंने अपने बिजनेस की लाइफ साइकिल को स्प्लिट अप करा ईयर वाइज। तो मेरे पास जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की, तो इसमें मैंने अज्यूम करा कि मेरे बिजनेस का जो लाइफ साइकिल होगा, मींस मेरे बिजनेस का जो ईयरली होगा, वो हमारे पास 12 मंथ का पीरियड होगा। यहां मैं बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस टाइम आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस टाइम आपका जो ईयर होगा वो 1 महीने का, 1 दिन का, 10 दिन का, 10 महीने का, 12 महीने का हो सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होंगे वो सारे के सारे आपके 12 महीने के होंगे। तो यहां बच्चों को ध्यान रखना है जिस टाइम आपने बिजनेस स्टार्ट करा है। अब मान लो भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं अक्टूबर में, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होगा, भाई मेरा अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का है तो खत्म होगा 31 मार्च को, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए जाएगा। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट
ये भी कहता है कि भैया हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। तो हमने क्या करा भैया, हमें जानना है हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी हैं। तो इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से भैया वो हमें ईयरली बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप यही चीजें चेक कर रहे होते कब, जब आपका बिजनेस क्लोज होता, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो ध्यान से सुनते रहना कि भाई हमारे पास इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो या अजम्पशन की वजह से आज हमारी अकाउंटिंग इतनी स्मूथ क्यों है। एंड नेक्स्ट भी हमारे पास आया मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट की हमारे पास अजम्पशन ये है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जब भी हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, अगर वो मॉनेटरी टर्म में है तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो भैया मैं अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो हमारे पास मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है, मनी इज अ मेजरमेंट स्केल ऑफ अकाउंटिंग, कि अगर आप अकाउंटिंग को मेजर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो जो उसका मेजरमेंट स्केल होगा वो मनी है। कहने का मतलब जैसे भैया हर चीज को मापने का एक हमारे पास स्केल होता है, हाइट को मापने के लिए फुट हो गया, किलोमीटर को नापने के लिए हमारे पास डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर हो गया, सॉरी। तो ऐसे हमारे पास जब हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग को मेजर करते हैं, तो आप अकाउंटिंग को मेजर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंपल सा ये कहता है, अगर ट्रांजेक्शन, एक्टिविटीज, इवेंट्स आपकी मनी की फॉर्म में है तो अकाउंटिंग होगी, तो रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। क्लियर है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट आता भी हमारे पास ड्यूअल कॉन्सेप्ट। अब ड्यूअल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट कहता है भैया मेरे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हर ट्रांजैक्शन के हम दो इफेक्ट मेंटेन करेंगे, जिसमें पहला हमेशा डेबिट होगा और सेकंड हमेशा इसमें आपका क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना है। अगर बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ रखी है तो आप एक बार दोबारा से ध्यान करके देख लेना, आपने जर्नल, लेजर कुछ भी मेंटेन किया हो, आप हमेशा अपने हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट मेंटेन करते हो। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और डुअल कॉन्सेप्ट पे ही मिलता जुलता भी हमने एक और चीज अज्यूम करी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो शायद ही ऐसा कोई प्राणी होता जो अपने बिजनेस के अकाउंटिंग से प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर लेता। जबकि हम कहते हैं ना कि भाई हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप प्रॉफिट भी डिटरमाइन नहीं कर पाते। अगर हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की, अभी बता देता हूं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया आप जितनी भी ट्रांजैक्शन डुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, जो अमाउंट आपने डेबिट में लिखा है वही सेम अमाउंट आपको क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है मेरे पास दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों हमेशा आपकी इक्वल होनी चाहिए। और बचपन से ही मींस 11th क्लास से यही सुनते आ रहे हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर सही है। तो वो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कि भैया अगर मैंने जर्नल में दोनों फैक्ट सही लिए विद दोनों अमाउंट सही लिए तो वो लेजर पोस्टिंग में भी जाएगा, वो ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरी बैलेंस शीट मिलनी चाहिए ही चाहिए। नहीं मिल रही है तो वो हमारी गलती है, ना कि वो आपके अकाउंटिंग की गलती है। तो कहने का मतलब भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमेशा आपके डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैं कहता हूं अकाउंट ले लो, स्टेटमेंट ले लो, स्टेटमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस, या फिर भैया यहीं पे एक चीज बताता हूं कि अकाउंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट वाली हमेशा डेबिट होती है और राइट वाली हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन जब स्टेटमेंट की बात आती है तो स्टेटमेंट की कोई शेप नहीं होती है, बैलेंस शीट इधर लायबिलिटी इधर एसेट्स। अब नया फॉर्मेट पर्टिकुलर नोट्स, डेबिट पीस हमारे पास अमाउंट का कॉलम आ गया, और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का कोई हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन अकाउंट के हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट होती है, लेफ्ट और राइट साइड मींस डेबिट और क्रेडिट। दूसरी चीज, अब मैं बोल रहा था भाई कि अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं आता। कैसे नहीं आता, सोच के देखो, आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में मैंने सारे के सारे एक्सपेंस दिखा दिए, सारे के सारे लॉसेस दिखा दिए। क्रेडिट साइड में मैंने अपनी इनकम्स, ग्रॉस प्रॉफिट और अपने सारे के सारे गेन्स दिखा दिए। अब मैं इनकम में से ये वाला बैलेंस माइनस करता हूं, तभी मेरे पास प्रॉफिट आता है। मैं करता क्या हूं, क्रेडिट वाला बैलेंस लिखा, डेबिट वाला बैलेंस लिखा, नहीं भैया मैं देखता हूं कौन सी साइड ज्यादा है। मैंने अज्यूम करा मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूं, इस ज्यादा वाले बैलेंस में से इस वाले बैलेंस को माइनस करता हूं, तभी डिफरेंस आता है। अगर ये रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि अकाउंट की दोनों साइड का बैलेंस सेम लिखना है, तो इधर का 100, इधर का चाहे 1000 क्यों ना हो लिख देते, तो क्या डिफरेंस निकाल पाते? मतलब ही नहीं बनता डिफरेंस निकलने का। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी बहुत ज्यादा रेलिवेंसी है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे डेप्रीसिएशन चैप्टर में। अगर आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि इनके बिना वो चैप्टर हो ही नहीं सकता। पहले जब बात आती भाई हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने बिजनेस में जब भी कोई एसेट परचेज करेंगे तो आप हमेशा उस एसेट को उसकी एक्विजिशन वैल्यू पे शो करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करेंगे। मतलब जितने में मैंने उस एसेट को परचेज किया है, मैं हमेशा उसको उसी वैल्यू पे शो करूंगा जब तक मैं उसकी वैल्यू जीरो नहीं कर लेता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर चाहे मार्केट में, दोबारा सुन लेना, फिर चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े या कम हो, लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्विजिशन कॉस्ट, मींस जिस पे मैंने खरीदा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही शो करूंगा। तो याद करो अपने बचपन वाले दिन जब आप 11th में थे। अगर 11th वाले हो तो बेटा ध्यान सुनना, अगर आप 11th में थे तो याद करो, मैंने कोई एसेट परचेज करी 1 लाख की। अब मैं इसको अगर 5 साल भी यूज करूंगा, 1 लाख SLM से भैया 10% ले लेते हैं, 1 लाख माइनस 1 लाख का 10% 10,000, फिर 90, फिर 10%, फिर हमारे फिर 1 लाख माइनस 10 90,000, फिर 80,000, 70,000, 60,000, 50,000। हम इस तरह से इस पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते थे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपने जो चीज मिस कर दी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। शायद बच्चों ने ध्यान भी दिया हो, कुछ ने ना ध्यान दिया हो, अब देना ध्यान। 1 लाख के अकॉर्डिंग भैया जब मैंने उसको रिकॉर्डिंग करी, मेरे पास 5 साल में उसका बैलेंस हो गया 50,000। तो क्या मार्केट में वो मुझे 50,000 की मिल जाएगी? नहीं, मेरी बुक वैल्यू 50,000 ही कह रही है, लेकिन मार्केट में तो 5 साल पहले ही 1 लाख की थी। ऑब्वियस ही बात है अब तो वैल्यू बढ़ गई होगी। लेकिन हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, कि भैया मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ा जाए, मेरा डुअल कॉन्सेप्ट ना गड़बड़ा जाए। अगर मैंने इसकी मार्केट वैल्यू लिख दी तो भैया अगर मान लो मेरे बुक्स अकाउंट में उसकी बुक वैल्यू आ रही है 50,000, मार्केट में वैल्यू उसकी 1.5 लाख, तो मैं 50 की जगह जब 1.5 लिखूंगा तो मैं बाकी का बैलेंस कहां से लाऊंगा? इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमेशा उसकी एक्विजिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग, और कब तक? जब तक आप उसकी वैल्यू जीरो मींस पूरा का पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते। तो याद रखना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है आपको। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट। और रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि जब भी भैया इसी के ऑपोजिट, कॉस्ट कहता है कि भैया जितने में खरीदी वो वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो रियलाइजेशन कहता है कि भैया आप अपनी एसेट को जिस वैल्यू पर बेचेंगे आप उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ध्यान दिया हो अपने 11th के कंसेप्ट में, जब आप डेप्रीसिएशन का चैप्टर कर रहे थे तो वहां जब आप एसेट को बेचते थे तो जो स्क्रैप वैल्यू थी वही तो हमारे पास रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब चाहे एसेट 1 लाख की हो, मैं उसको 5,000 का बेच रहा हूं तो मुझे 5,000 ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट भी हमारे पास आता है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत थैंक यू बोलता हूं कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से आज हमारी जिंदगी में क्रेडिट EMI जैसा कंसेप्ट चलता है। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया आप अपने
जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही लेकर आया कि भैया हम कैश के साथ साथ अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी मेंटेन करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे भैया हमारे पास अभी कैश रिसीव हुआ है या कैश हमने अभी पे किया है, हम उस ट्रांजैक्शन को आउटस्टैंडिंग के ब्याह पे या एक्रूड के ब्याह पे भी हम उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकेंगे। ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पॉसिबल। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन नहीं होती तो आज जो आप क्रेडिट खरीद लेते हो, क्रेडिट बेच देते हो, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट नहीं होते आपके बिजनेस में। तो अकाउंटिंग हमें पढ़ाई जाती है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स को। अगर अकाउंट समझ आती है ना तो आपको ये बिजनेस की टर्म समझ में आएंगे कि ये बिजनेस चल कैसे रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट भी हमारे पास आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि भैया बिजनेस में जब रेवेन्यू होगा, जब इनकम होगी, तभी उस ट्रांजैक्शन, तभी उस इवेंट और तभी उस एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग होगी। एस्टिमेशन बेसिस पर कोई रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करनी है। अगर मैंने कहता हूं कि भैया मैं 1 लाख का माल खरीद के लेकर आया, अब मैं यहां बैठे बैठे बेटा एस्टिमेशन लगा रहा हूं कि भैया इसको बनाने में 50,000 खर्चा आएगा, 1.5 लाख मेरी कॉस्ट हो गई, मैं इसको 2 लाख का मीन्स 50,000 का प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको बेच दूंगा। बेचा नहीं है, सेल नहीं हुई है, पैसा नहीं आया, कोई कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, लेकिन मैंने एस्टिमेशन ब्याह पे ये फट्टे मार दिए कि 2 लाख का बेच दूंगा, तो मैं 2 लाख की एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि ये एस्टिमेशन ब्याह पे है। लेकिन आप सिर्फ एंट्री तभी कर सकते हो जब आप माल बेचोगे, जब पैसा अराइज होगा, जब आपकी अर्निंग होगी, इनकम होगी। ये कहता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। जब रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो तभी आपकी एंट्री होगी, तभी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। भाई ये है हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट। अगर इन 10 कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। गोइंग कंसर्न कहता है भैया अगर जब बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं और बिजनेस क्या आपका आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस की लाइफ क्या होगी आपकी इनफिनाइट, जब तक चाहो आप बिजनेस कैरी कर सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड कहता है भैया हमने बिजनेस की ईयर को हमने किस मींस बिजनेस की लाइफ को हमने स्प्लिट अप कर लिया आपके ईयर वाइज, और ईयर में हमारे पास टाइम पीरियड कितना रहेगा 12 महीने का। यहां याद रखना है बच्चों को कि जिस टाइम आपका बिजनेस स्टार्ट होता है वो फाइनेंशियल ईयर, वो अकाउंटिंग ईयर या वो बिजनेस ईयर आपके 1 दिन से लेके 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर सारे के सारे आपके 12 महीने के होंगे। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट कहता है भैया हम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म में जो होंगी उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो इवेंट्स हो। अगर नॉन मॉनेटरी हैं तो हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डुअल कॉन्सेप्ट कहता है भैया आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी इवेंट्स होंगी, हर किसी के 2 इफेक्ट मेंटेन करते हैं। पहला इफेक्ट डेबिट रहेगा, सेकंड इफेक्ट हमेशा क्रेडिट रहेगा, और इसी से मिलता जुलता है, इसी पर बेस्ड हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको जितने से डेबिट करा है उसको सेम उतने से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है आप जब भी अपने बिजनेस में कोई एसेट परचेज करेंगे तो आप उस एसेट को उसकी एक्विजिशन वैल्यू पर शो करेंगे। और इसी के रिवर्स भी हमारे पास आता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आपने जितने में एसेट खरीदी उतने में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मैं कहूंगा भैया जितने में आपने बेची है आप उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ये कहता है भैया हमारे पास रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है भैया कैश के साथ साथ हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे, और एक्रूअल की वजह से ही आउटस्टिंग और एक्रूड जैसे हमारे पास प्रीपेड जैसे कॉन्सेप्ट निकल के आए। एंड देन हमारे पास आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है भी हमारे पास कि जब हमारे बिजनेस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, जब हमारे पास अर्निंग दिखाई देंगी, तभी हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। एस्टिमेशन व्याप पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी आपकी बेसिस या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो मैं इसको यहीं क्लियर कर देता हूं इसके व्याप पे। तो भाई जब बात आती है हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, आप जो अकाउंटिंग करते हो उसके हमारे पास 2 मेथड है रिकॉर्डिंग करने के। एक हमारे पास कहता है कैश बेसिस जो पहले चलता था, और दूसरा हमारे पास आ गया आपका एक्रूअल बेसिस। जब कैश बेसिस की बात आती है तो कैश बेसिस कहता है भैया सिर्फ और सिर्फ आपकी ओनली कैश ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। आप अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे।
लेकिन जब बात आती है हमारे पास एक्रूअल बेसिस की, भैया हमने इसको अज्यूम क्यों करा? भैया कैश बेसिस पे मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों? जो पर्सन मेरे से उधार खरीदने आता था मैं उनको मना कर देता था। क्यों भैया? हम उधार रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अब जब उधार रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते तो बेचूंगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और जब बेचूंगा नहीं तो सेल नहीं बढ़ेगी, सेल नहीं बढ़ेगी तो इनकम नहीं बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो मेरा बिजनेस की ग्रोथ रुक रही थी। तो हमने अज्यूम करा कि भैया हम कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने एक नई अजम्पशन बना ली जिसको हमने नाम दे दिया एक्रूअल बेसिस। और इस बेसिस पे हमने क्या करा कि भैया हम कैश के साथ साथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। भैया हम कैश के साथ साथ अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कहता भैया हमारे पास आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और इसी की वजह से भैया हमारे पास कुछ चीजें नई नई आई, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारे पास कुछ चीजें आपकी नई आ गई। क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमारे पास 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और 4 हमारे पास अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। जैसे हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे आपका हर एक कॉन्सेप्ट अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस और अपनी रेलेवेंसी रखता है, सेम आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। हर एक कन्वेंशन की एक अलग ही रेलेवेंसी है। अगर एक भी हटा के देखोगे तो अकाउंटिंग हिल जाएगी। तो हर चीज को आप लॉजिकली समझें। क्यों? अकाउंटिंग में जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, क्यों हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ ना कुछ अज्यूम करा है। इसमें सबसे पहले आता है मटेलिटी, मटेलिटी कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। थर्ड आता है हमारे पास, इसका नाम प्रूडेंस बोलो या कंजर्वेटिव बोलो हमारे पास। एंड लास्ट आता है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। भाई हमारे पास ये आपकी 4 कन्वेंशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके मटेलिटी की। तो भैया मटेलिटी का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट, जो एक्टिविटी मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा रेलिवेंट है मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। अगर कुछ ऐसी हमारे पास ट्रांजैक्शन भी होती हैं जो इररेलीवेंट हैं, मैं चाहूं तो उसे इग्नोर भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूं, भैया मैंने कोई आपकी एसेट परचेज करी, ये मेरे लिए रेलिवेंट है। अगर मैं कहूं भैया मैंने अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेटर खरीदा है, कहने को तो वो भी एसेट होता है, क्योंकि भैया उसकी लाइफ भी आपकी 1 साल से ज्यादा होती है। लेकिन ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो भैया आप अपने बिजनेस में स्टेशनरी वगैरह पे खर्च करते हो, वो आपके इररेलीवेंट होते हैं। आपके मटेलिटी कॉन्सेप्ट मींस मटेलिटी कन्वेंशन के थ्रू आप अगर चाहो तो उन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कहता है हमारे पास कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। और इस कंसिस्टेंसी कन्वेंशन पे तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कहता है कि भैया आप जब भी वैल्यूएशन के लिए अपनी अकाउंटिंग में कोई मेथड यूज कर रहे होंगे तो आपको उस मेथड के साथ पूरे साल कंसिस्ट होना पड़ेगा। मतलब वैल्यूएशन आपको इसी मेथड से पूरे साल करनी पड़ेगी। बीच में और स्टार्टिंग में आप मेथड चेंज नहीं कर, मींस बीच में और एंड में आप अपना मेथड चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो भैया हमारे पास एक कंसेप्ट आता है आपका डेप्रीसिएशन में चेंजेस इन मेथड। कि भैया चेंजेस इन मेथड का मतलब क्या है? मैं अभी जो अपनी एसेट पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहा था वो कर रहा था मैं डेप्रीसिएशन आपके एसएलएम मेथड से। अब 4 साल बाद 5 साल बाद मुझे लगता है कि भैया मुझे अपना मेथड चेंज करना चाहिए, तो मैं चला जाता हूं अपने डब्ल्यूडीवी में। तो एसएलएम से स्विच कर दिया मैंने डब्ल्यूडीवी में। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कहता है कि भैया अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में आप स्विच कर रहे हो, तो ध्यान रखना है आप इस मेथड के साथ कंसिस्ट रहेंगे पूरे साल। आप मिड में और एंड में मेथड चेंज नहीं कर सकते। हां, अगर चेंज करना चाहते हो तो आप साल के स्टार्टिंग में ही मेथड मींस डे 1 1 अप्रैल को आप मेथड चेंज कर सकते हो।
ये कहता है हमारे पास कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। थर्ड कहता है हमारे पास प्रूडेंस या कंजर्वेटिव कन्वेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से एक हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, बहुत अच्छी मीन्स हमारे पास टर्म आई आपकी प्रोविजन। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। प्रूडेंस या कंजर्वेटिव कन्वेंशन कहती है कि अगर मुझे लगता है कि भैया नियर फ्यूचर में मेरी किसी प्रेजेंट की एक्टिविटी से मुझे लॉस हो सकता है, तो क्यों ना मैं उसकी प्रिपरेशन फ्यूचर ना करके प्रेजेंट में ही कर लूं। तो उस प्रेजेंट की प्रिपरेशन को हमने नाम दिया प्रोविजन, कि अगर मुझे लगता है कि मेरे प्रेजेंट की किसी एक्टिविटी से नियर फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, तो क्यों ना मैं उसकी प्रिपरेशन आज ही कर लूं। इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, हम मेंटेन कर लेते हैं प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आप 31 मार्च को पे करते हो, ये आप 31 मार्च को पे करते हो, ये भी आपके अनएक्सपेक्टेड। भैया मैंने उधार माल बेचा, अब मुझे लग रहा है कि भैया 5% लोग शायद मेरे पैसे ना दें, तो मैंने प्रोविजन मेंटेन कर लिया। मुझे पता है साल के एंड में मुझे हर साल अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही प्रॉफिट से प्रोविजन बना लिया। तो भैया अगर मैं बात करूं आपके इस कन्वेंशन की, तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्यों? कि भैया अगर मुझे लगता है कि मेरे प्रेजेंट की किसी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी से मुझे नियर फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो यही कहता है भैया आज ही तैयारी कर लो, आज ही प्रिपेयर हो जाओ उस आपके अनएक्सपेक्टेड या आपके एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, ठीक है, या एक्सपेक्टेड लायबिलिटी के लिए। एंड लास्ट में हमारे पास आता है आपका फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भैया? फुल डिस्क्लोजर कहता है आपके बिजनेस में आपने जो भी रिकॉर्ड किया है, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन कहती है, आपको वो एक्चुअल मींस जो भी आपका अमाउंट निकल के आया है उसी वैल्यू पे आपको वो शो करनी पड़ेंगी। दिक्कत यहां पे कोई? क्लियर है सब कुछ? हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 कन्वेंशंस हैं। फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।